देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए प्रेशर निकालने के, वो था इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम या बोले उसमें रेस्ट पे था वो फ्रेम, ठीक है। आपका जो लिक्विड था वो एक्सेलरेटेड नहीं था। ये जो अब है इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या थे? जिसमें फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसमें जो लिक्विड होगा वो जहां पड़ा हुआ है वो सरफेस क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। तो यहां पे ये फर्स्ट केस है वर्टिकली एक्सेलरेटेड कंटेनर। आपका जो कंटेनर है जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ये कंटेनर है बच्चों, ये वाला, यहां से लेके दिस वन, ये कंटेनर है जो एक लिफ्ट में पड़ा हुआ, और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी या नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब लिफ्ट में पड़ा है, लिफ्ट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही है। तो इस केस में प्रेशर में चेंज आएगा, प्रेशर अब सेम नहीं रहेगा। तो यहां पे वही बोल रहा है कि हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? एच हाइट का। तो नॉर्मली अगर हमारा रेस्ट फ्रेम होता तो आप कहते हैं कि पीबी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, आप यही कहते है ना। बट अब लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, तो अब आपको यहां पे जी की जगह जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी। अब जी इफेक्टिव का मतलब ये, क्योंकि जब लिक्विड रेस्ट पे है तो उस पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रही थी, कौन सी एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी। बट अब क्योंकि लिक्विड उस फ्रेम में पड़ा है, अगर वो फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है तो आपको पता है हमने सीडो फोर्स पढ़ी थी कि अगर फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है तो लिक्विड पे क्या लग जाएगी? सीडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, पढ़ी थी ना ये सीडो फोर्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो यहां पे अब सिंपल, यहां तो रिजल्ट आपको याद करवा देंगे कि जी इफेक्टिव आपको पता है किसके इक्वल होता है। देखो, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ तो उस केस में जी इफेक्टिव होती है जी प्लस ए के। अगर क्या है? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, या इससे उल्टा रिटार्डेटिंग डाउनवर्ड्स। समझ लगी ये बात? तो यहां पे ये लिखा भी हुआ मैंने कि जो आंसर होगा एच रो जी प्लस ए होगा या जी माइनस ए, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जी इफेक्टिव क्या है, ठीक है। प्लस वाला कब आएगा? पॉजिटिव तब होगा कहते हैं अगर लिफ्ट मूव्स अप, या बोले मूव्स अप एंड एक्सेलरेट, ऊपर जाए और एक्सेलरेट हो, या क्या हो? लिफ्ट मूव डाउन एंड रिटार्डेड, या तो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट हुए या नीचे जाते हुए रिटार्डेटेड हो, तब हम लेंगे जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एच रो जी प्लस ए। और उल्टा अगर मैं बोलूं कि लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेटेड किस तरफ हो रही है? डाउनवर्ड्स, या बोले रिटार्डेटेड अपवर्ड्स, तब क्या साइन आ जाएगा बीच में? माइनस ए। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं करना, बस आपने ये फॉर्मूला लगा देना। रही बात बच्चों अब सी एंड बी की, तो सी एंड बी पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा? सेम, क्योंकि सी एंड बी दोनों सेम लेवल पे है, और जो भी एक्सेलरेशन लग रही है वो ऊपर और नीचे की तरफ चेंज हो रही है, साइड पे नहीं चेंज हो रही। क्लियर? इसलिए साइड की तरफ प्रेशर क्या रहेगा? सेम। तो इनका प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा? 0। तो यहां पे लिखा है ना पीसी माइनस पीबी, तो क्या रहेगा? 0। इज इट क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर। पिछला था वर्टिकल, ऊपर या नीचे, यहां पे अब आगे या पीछे की तरफ होगा। तो हमने जब सीडो फोर्स पढ़ाया था आपको, तब भी ये क्वेश्चन वहां रखा था कि जब कोई बॉडी आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो उसमें अगर ट्रक वाला क्वेश्चन किया था, उसमें लिक्विड पड़ा है तो वो ट्रक के लिक्विड की कैसी शेप हो जाएगी। तब भी मैंने समझाया था आपको कि अगर रेस्ट पे है तो वो इस तरह रहेगा, पर अगर वो एक्सेलरेट हो गया आगे की तरफ तो उसको सीडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, और वो इस तरह क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। पढ़ाया था ना ये चीज। तो वही चीज यहां पे, तो कहते हैं कि अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो मुझे बताओ पी ए माइनस पीबी कितना होगा? 0 होगा। 0 ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। यही बच्चों ए एंड बी पॉइंट मैंने यहां पे लिए सेम,
अब मुझे बताओ क्या यहां भी प्रेशर दोनों के बीच का इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसेलेरेशन होने के कारण लिक्विड का लेवल इसके ऊपर चेंज हो गया। पहले ए एंड बी दोनों पॉइंट के ऊपर लेवल लिक्विड का सेम था, बट अब क्या हुआ, एसेलेरेशन होने के कारण लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब नहीं होगा, समझ लगी? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, अगर लिक्विड एसेलेरेटेड हुआ तो नहीं होगा। क्लियर? किधर ज्यादा होगा? ए पे। क्लियर? तो प्रेशर ज्यादा ए पे होगा एज कंपेयर टू बी। मतलब अगर लिक्विड आगे की तरफ एसेलेरेट हो रहा है तो प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ेगा। ध्यान से सुनना ये चीज, अगर एसेलेरेशन आगे की तरफ है तो प्रेशर में जो इंक्रीज आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, और उल्टा अगर एसेलेरेशन पीछे की तरफ हुई तो प्रेशर में इंक्रीज आगे की तरफ आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर ये चीज? अब कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट में देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहां पे ये कितना राइज कर गया लिक्विड? थीटा एंगल राइज कर गया। ये टैन थीटा किसके इक्वल होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस। वाह शाबाश, ये तो पता ही नहीं था आपको। सीडो फोर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ए अपॉन जी। परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, वो तो पता ही है। सीडो फोर्स वाला कंसेप्ट याद है? नहीं, लिंक डाल दूंगा वीडियो का, देख लेना वो भी। तो ये याद रखना, tan थीटा इज ए बाय जी। ए यहां पे होता है नेट एसेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और यहां पे जो g होता है दैट इज g इफेक्टिव, या नेट एसेलेरेशन लेनी है y डायरेक्शन में। समझ लगी ये चीज? अगर y में कुछ नहीं है तो g इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? g के इक्वल आ जाएगा। क्लियर ये चीज? हमें पता है ना g इफेक्टिव किसके इक्वल होता है? g प्लस माइनस a इन y डायरेक्शन। अभी जो करवाया वर्टिकल में, पर इस केस में तो वर्टिकल है ही नहीं, किसमें जा रहा है? हॉरिजॉन्टल में। तो इस केस में ए वाई कितना हो जाएगा? 0। तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया? जी के। तो जो टैन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया? ए एक्स बाय जी। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है एक तो। क्लियर? एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊंगा जिसमें दोनों होंगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा हमें प्रेशर निकाल के। आपने ये तो बता दिया थीटा इतना होगा, प्रेशर भी निकाल के दो। तो प्रेशर कैसे निकालना है? अब मान लो मैं आपको बोलूं मुझे इस ए पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, इस ए पॉइंट के प्रेशर को कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले तो देखो, हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। यहां पे नहीं आएगा, यहां पे अब आएगा ए नेट, क्योंकि यहां पे दो एसेलेरेशन है, एक जी है और एक कौन सी है? ए नेट। यही होता है ना? तो अब देखो, अगर मैं सरफेस पे निकालना चाहता हूं प्रेशर, सपोज करो सरफेस पे, तो सरफेस पे प्रेशर के लिए देखो पहले तो एक जी नीचे लगेगा, जी वाली एसेलेरेशन नीचे लगेगी। उसके बाद ये ए एसेलेरेशन आगे है, तो आपको पता है सीडो में हम क्या करते थे? ए किधर लगती थी? पीछे की तरफ। सीडो फोर्स में यही करते थे ना। सीडो फोर्स क्या होती थी? अगर फ्रेम आगे की तरफ एसेलेरेट हो रहा है तो एसेलेरेशन किधर लगेगी? पीछे की तरफ। तो इस बॉडी को, इस लिक्विड को एसेलेरेशन यहां लगी, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो इस तरफ कहीं आ जाएगा। ये नेट आ गया, ए नेट। अब ए नेट किसके इक्वल होगा? आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर में देखो, ये आपका एक एसेलेरेशन ये हो गई और एक कौन सी हो गई? स्मॉल ए। तो ये आएगा आपका जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2g a कॉस, कितना एंगल है दोनों में? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो क्या बन गया? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर ये चीज? समझ लग गई? तो यहां पे अब आप ए नेट की जगह क्या रिप्लेस करोगे? P इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच रो, ए नेट की जगह जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट। ये प्रेशर किस पॉइंट पे निकला है? ए पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने इसलिए कंसीडर किया नेट एसेलेरेशन निकालने के लिए। हर पॉइंट पे नेट एसेलेरेशन तो यही होगी। क्लियर? अब यहां पे ध्यान समझना, इतना भी इजी नहीं है।
यहां पे जो आपने ए पॉइंट पे प्रेशर निकाला उसका फॉर्मूला तो चलो आपको पता लग गया कि आपने भी जी की जगह क्या लेना है, अब ए नेट, जो किसके इक्वल होगा, √g² प्लस a²। अब ये हाइट क्या होगी, ये हाइट बच्चे वर्टिकल हाइट नहीं होगी, ये हाइट होगी नेट वाली एक्सेलरेशन की तरफ, ऐसे ये होगी वो हाइट, वर्टिकल हाइट नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में आपकी नेट एक्सेलरेशन आ रही है उस डायरेक्शन में ही उस पॉइंट का सरफेस से कितना डिस्टेंस है वो होगी हाइट। ये नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थी ना, तो आपने अब हाइट जो निकाली वो ऐसे नहीं निकाली, किस तरफ निकाली है, ऐसे निकाली। अब ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे निकालना, ऐसे हाइट निकालना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई अल्टरनेटिव वे होना चाहिए। तो अब अल्टरनेटिव वे भी है आपके पास, वो अल्टरनेटिव वे क्या आप वो देखते हैं। तो आपके पास देखो फॉर्मूला आ गया कि जो पी ए है, या तो आप पी एट ए पॉइंट को कैसे निकालो, पी एटमॉस्फेरिक प्लस ये वाली हाइट लो, जिस तरफ कौन लग रहा है, जी ए नेट लग रहा है, मतलब जिस तरफ आपका √a² प्लस क्या है, g²। अब अगर आपको ये हाइट नहीं पता, क्योंकि ये निकालना बहुत मुश्किल है, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है, पहले तो उसकी डायरेक्शन निकाल लो, उसके बाद फिर जाके एच निकालो, तो ये तो बहुत मुश्किल है। या तो सीधा सीधा दिया हो फिर तो बहुत ईजी है, इसलिए करवा दिया कि अगर कभी सीधा दिया हो तो सीधा वैल्यू पुट कर देना। अब ऐसा ना हो अगर, तो आपने क्या करना है, देखो आप लोगों ने इस पॉइंट का सरफेस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालना। ये आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां पे कौन आ गया, बी पॉइंट आ गया, मान लो यहां पे, ये बी पॉइंट कहां पे है, सरफेस पे, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो ड्यू टू क्या होएगा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो सरफेस पे। फिर ऐसे ही आपने ये लिया, इसको मान लो L और इसको मान लो X, ये वर्टिकल आ गया, क्लियर। अब दो एक्सेलरेशन लग रही है लिक्विड पे, एक कौन सी थी, ग्रेविटी वाली जो नीचे लग रही है, और एक कौन सी थी, ए एक्सेलरेशन जो सीडो के कारण लगी, क्योंकि फ्रेम आगे की तरफ जा रहा था। तो अब देखो जो G है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, तो वो वाली फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो G के कारण प्रेशर में वेरिएशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं बात करूं A, वो किस तरफ लग रही है, हॉरिजॉन्टल, तो A के कारण प्रेशर में डिफरेंस आएगा हॉरिजॉन्टली, क्लियर ये चीज। तो अब अगर आपने A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो H ρg नॉर्मल फॉर्मूला होता है अगर फ्रेम क्या हो, रेस्ट पे। अब देखो अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हो L रो, तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी, कौन सी, A। और वहीं बच्चों अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन कौन सी लेनी पड़ेगी, वर्टिकल। तो दिस इज द टू वे जिससे आप, यहां पे B नहीं आएगा, यहां पे कोई C पॉइंट आएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, A और B में अगर आप प्रेशर देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो हॉरिजॉन्टली डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि फ्रेम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हुआ। तो इसमें जब आपने प्रेशर डिफरेंस निकालना, फॉर्मूला होता था H ρg। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस L आया, डेंसिटी लिक्विड की रो, और एक्सेलरेशन में G की जगह कौन सी एक्सेलरेशन, A। वही अगर बात करें अब वर्टिकल में A एंड C में, तो वर्टिकल में तो ड्यू टू किसके कारण हुआ है, ग्रेविटी, तो वो तो सिंपल x ρg। तो ये याद रखना कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर आपने पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वर्टिकल में तो वही रहता है, हॉरिजॉन्टल में सेम नहीं रहता, हॉरिजॉन्टल में अब चेंज हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस निकालने का ये फॉर्मूला। और अगर ये देखो अब मैं आपको बोलूं मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, तो आपको पता है ये जो बी पॉइंट है ये तो एटमॉस्फेयर पे है, तो यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लिख दोगे कि PA इज इक्वल टू PB प्लस L रो A, तो PB की जगह क्या आ जाएगा, P एटमॉस्फेरिक। तो समराइज कर देते हैं अब लास्ट कि अगर फ्रेम आपका हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होगा, प्रेशर में चेंज आ जाएगा। जैसे यहां पे A and B point are on same horizontal level but there is still a pressure difference between them. ज्यादा किस पे होगा, A पे। एक्सेलरेशन के उल्टी डायरेक्शन में प्रेशर, फ्रेम इस तरफ जा रहा है, बीकर इस तरफ एक्सेलरेट हुआ है, तो प्रेशर इस तरफ ज्यादा होगा। तो PA माइनस PB इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस L,
रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ए कौन सी एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और वर्टिकल के केस में तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता ही है, पी ए माइनस पी सी इज वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको आप एच भी लेते हो। तो यहां मैंने एक्स लिया है, रो एंड साथ में क्या आ गया, जी। क्लियर ये चीज समझ लग गई, नोट करो। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, अ टैंक विद बेस एरिया L स्क्वायर इज फिल्ड विद लिक्विड टू हाइट h। ये हमारे पास एक टैंक है जो कहां तक फिल्ड है अभी, h हाइट तक। नीचे का बेस एरिया L स्क्वायर, बेस एरिया L स्क्वायर मतलब कौन सी शेप हुई, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल शेप हुई, या बोले स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर है तो लेंथ भी L हो गई और ब्रेथ भी क्या हो गई, L हो गई। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद उसने बोला द टैंक इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन A एज शोन इन फिगर। जो ये टैंक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टली क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया इस तरफ। जब ये एक्सेलरेट हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, इफ अ स्मॉल होल इज मेड एट पॉइंट A, यहां A पॉइंट पे एक छोटा सा होल बना दिया, छोटा सा, और ये ऑब्जर्व किया कि लिक्विड यहां से नहीं गिर रहा था। तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब आपको पता है कि अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है तो लिक्विड अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज करेगा। ऐसे था, कैसे अरेंज कर लेगा, ऐसे अरेंज कर लेगा इस तरह। अब क्योंकि वो लिक्विड बाहर नहीं गिर रहा, इसका मतलब इस लिक्विड ने अपने आप को इस तरह अरेंज किया होगा, ऐसे अरेंज किया होगा कि यहां इस होल तक लिक्विड आया ही नहीं कोई, इस तरह अरेंज होगा। क्योंकि अगर ये इस तरह अरेंज होता ऐसे, तो यहां नीचे सारा क्या होता, लिक्विड, और ए होल से लिक्विड क्या हो जाता, बाहर हो जाता। तो पॉसिबिलिटी यही है कि भी इसको कैसे अरेंज होना पड़ेगा, इस तरह, ऐसे। क्लियर ये चीज। अब बच्चे जब ये इस तरह अरेंज हुआ है तो इस तरफ हाइट क्या हो गई लिक्विड की, बढ़ गई। पहले एच हाइट तक था, अब आधी वॉल्यूम खाली हो गई है, वो भी पानी इधर शिफ्ट हो गया है, तो हाइट इस तरफ की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 2h हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि आधा वॉल्यूम खाली हो गया तो इधर ही शिफ्ट होना है। ये तो चेंज हो नहीं सकता, किसको चेंज होना पड़ेगा, हाइट को चेंज होना पड़ेगा। समझे ये बात, आधी वॉल्यूम खाली हुई है, उसको कवर करने के लिए हाइट को क्या होना पड़ेगा, डबल। तो इस तरफ अब जो लिक्विड की हाइट बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2h। समझ लग गई, h नहीं है, कितनी हाइट लोगे अब, 2h। तो अब यहां पे एक्सेलरेशन निकालनी है, उसके लिए यहां पे एंगल कितना है, थीटा। तो आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, A/G इफेक्टिव। पर G इफेक्टिव इस केस में क्या होएगा, इस केस में G इफेक्टिव G के इक्वल ही होगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी है, 0, ऊपर नीचे नहीं लग रही कोई भी। अब बस बाकी बारी तो यहीं से देखो, tan थीटा निकालो इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है, 2h, बेस कितना है, L, यहाँ पे A/G इफेक्टिव इज G, तो A कितना आ गया, 2hG/L। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है, नहीं है, इसलिए क्या आंसर, नन ऑफ दिस। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी कि इधर हाइट h लेके ऐसे कर दो, क्योंकि अगर यहां से खाली हुआ है लिक्विड ऊपर से तो इधर से लेवल बढ़ना पड़ेगा ना, हाइट तो बढ़ेगी लिक्विड की, तो ये ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हमारे पास एक यूट्यूब है, यूट्यूब में लिक्विड था कोई, रेस्ट पे थी जब यूट्यूब, तब दोनों तरफ लिक्विड क्या होएगा, सेम लेवल पर रेंज होगा। बट जैसे इस यूट्यूब को एक्सेलरेट किया तो यूट्यूब में एक्सेलरेशन होने के कारण वही सेम जैसे कंटेनर में लिक्विड अपने आप को राइज कर लेता था, यहां पे यूट्यूब में भी क्या होएगा, लिक्विड अपने आप को राइज कर देगा। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो राइज किस तरफ से करेगा, पीछे से। तो अब ये जो लिम्स है इनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये इस तरह नीचे आ जाएगा यहां पे, और ये इस तरह क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर ये चीज। और आपसे यही पूछा जाता है, देखो ऐसा हो गया, पहले इस तरह था, अब क्या हुआ, ये थोड़ा नीचे चला गया और यहां से ये क्या चला गया, ऊपर। और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ दोनों लिम्स में अब कितना डिफरेंस आ गया हाइट में, तो आपने क्या निकालना है, h। तो अब h कैसे निकलेगा, वही सेम बच्चों, यहां पे ये आपको दिया होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, l। तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है, l। आपको पता है जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस h/L, और दूसरा tan थीटा किसके इक्वल होता है, A/G। तो इन दोनों को इक्वेट करना, यहां से क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर ये चीज समझ लग गई, नोट करिए।